हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर्स चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर्स चल रहा था कौन सा आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। कौन सी बात कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने एक भी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना है, देन आप थर्ड पे जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, हम ट्राई करेंगे उसमें आपकी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, मतलब चैप्टर सारा आ जाए। तो आज की वीडियोस में हमने जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रखी थी। जो पहला वीडियोस था स्टूडेंट्स उसमें हमने ओवरऑल इंट्रो देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कशन किया था। उसके बाद जो सेकंड थी स्टूडेंट्स उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कशन चल रहा था अपना कि मेटल्स का। तो फर्स्ट रिएक्शन की थी हमने ऑक्सीजन के साथ में, पानी के साथ में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे। तो देन नेक्स्ट रिएक्शंस थी जो हमें करनी थी रिएक्शंस, तो वो थी स्टूडेंट्स की मेटल का एसिड्स के साथ में। तो ये स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, फिर भी हम बता रहे हैं कि जर्नलाइज की बात करें तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट, और कौन सी गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे स्टूडेंट्स हमने मेटल ले लिया सोडियम और एसिड ले लिया HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा NaCl और साथ में H2, और बैलेंसिंग करोगे तब आपका हो जाएगा। ये तो थी जनरलाइज बात में, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि जो सारी, अगर आप एसिड HCl की बजाय HNO3 ले लेते हो तब और मेटल्स के साथ रिएक्शन करो तब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती है। लेकिन मैग्नीशियम और Mn है आपके पास, वो अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, तो आपके पास अगर आपने डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा पानी प्रेजेंट है तब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को वो इवोल्व कर देंगी। ठीक है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं। जर्नलाइज की बात करें तो मेटल जब रिएक्शन करती हैं एसिड तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये थिंग्स हमने डिस्कस की थी आपके चैप्टर 2 में एसिड बेस साल्ट वाले में। इसलिए हमने कहा था कि जो खट्टी चीजें होती हैं, श्योर सब्सटेंसेस होती हैं, उनको आपको एसिड वाले उसमें मेटल्स में नहीं रखना चाहिए, धातु वाली चीजों में, क्योंकि उससे जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी वो स्पॉइल कर सकती है आपकी जो भी सब्सटेंस रखा आपने। अब उसके बाद लेकिन अगर आपने एसिड HCl नहीं है, HNO3 है आपके पास, तो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स की H2 गैस इवोल्व नहीं होती और सारे मेटल्स में। लेकिन मैग्नीशियम और Mn ऐसी हैं जिसमें अगर आपने HNO3 डाइल्यूट लिया है तब वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या मिलती है, हमें इवोल्व मिलती है, बाहर निकलती है। ये तो थी इसकी केस में। अब ऐसा नहीं होता सारे स्टूडेंट्स कि क्यों होता है ऐसा, अगर हम और मेटल्स के साथ में HNO3 लेते हैं, क्योंकि HNO3 स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करवा देता है। ये H2 की बजाय क्या बना देता है, पानी बना देता है, और खुद के भी इसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, N2O, NO NO N2 इस टाइप्स के। मतलब नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका मतलब रिडक्शन करवा देगा, वो H2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में, और सेकंड थिंग्स खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है वो अपने कंपाउंड्स में, लाइक NO कंपाउंड्स है, N2 है, N2 इस टाइप्स के कंपाउंड्स बना लेता है आपका। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर सकती हैं, तो आपका क्या है, डाइल्यूट HNO3 के साथ में मैग्नीशियम और Mn। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। अब वैसे हम रिएक्टिविटी अलग अलग की होती है कि कोई बहुत फास्ट रिएक्शन कर देता है, तो उसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़नी है जिसमें मेटल्स को अरेंज कर रखा है कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन थोड़ा कम करेगा, कौन है जो करता ही नहीं है। तो इस टाइप्स की हमें वो एक टेबल्स भी पढ़नी है आपके पास, वो हम लिखवा देंगे आपको सीरीज। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें रिएक्टिविटी वाला कर सकते होगी, जैसे हम जी ज्यादा रिएक्शन है एल्यूमिनियम से फिर जिंक, ये वाले उसमें ही आ जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक था स्टूडेंट्स, ये तो था मेटल की एसिड के साथ में। नेक्स्ट वाला टॉपिक दे रखा है आपका कि मेटल की रिएक्शन किसी साल्ट सॉल्यूशन और बी दूसरे के साथ में। जैसे मान लो आपने साल्ट सॉल्यूशन कोई बी ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि फिर मेटल की रिएक्शन कोई साल्ट मिल जाएगा आपके पास, और साथ में फिर से मेटल। इसका मतलब क्या समझाना चाहता है कि मान लो कि मैंने मेटल ले लिया आपके पास जिंक, और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी फेरस सल्फेट के साथ में। मेटल है कोई, साल्ट सॉल्यूशन है किसी मेटल का, मान लो आयरन एक्स मेटल थी, उसका साल्ट बना दिया हमने सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट। तो ये आपने रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस की थी डिस्प्लेसमेंट में। तो अब क्या होगा मेटल के साथ, अब हम वो इसमें डिपेंड करेगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर कोई हाई रिएक्टिव वाली मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगी, खुद आ जाएगी, और मेटल साइड में फिर से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपके पास ZnSO4 और प्लस में Fe, क्योंकि हमें पता है कि जिंक की ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन यहाँ पे आयरन होता है, यहाँ पे Zn सल्फेट होता है, तब ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो सिंपल बता रखा है कि कोई मेटल है, साल्ट सॉल्यूशन बी है, तो अगर रिएक्टिविटी हाई वाला है कर रहा है तो आपके पास मेटल के साथ साल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल्स पे अपने बी लिए वो हट जाएगी, उसके साथ बन जाएगा, जैसे कंपाउंड्स बताए।
जनरलाइज सी रिएक्शंस थी। अब हमें देखना है कि ऐसा कैसे पता चलेगा आपको सॉरी स्टूडेंट, कि कौन सी मेटल्स आपकी डिस्प्लेस करेगी कौन सी नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास सोडियम आपके पास, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा स्टूडेंट्स सोडियम वाले से। फिर आपके पास बेरिलियम है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम की ज्यादा है किसे, Mg से स्टूडेंट्स। फिर आपके पास कौन आ सकता है, जैसे एल्यूमिनियम वाला है, ठीक है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं स्टूडेंट जिंक है, आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, फिर आपका कॉपर है। कॉपर की तो कम होती थी ना, इसमें देख लेने का आधी रह गई हो तो कोई स्टूडेंट्स। तो जिंक आयरन कॉपर की, जैसे मरकरी है बाद में आएगी, एजी है, गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे रिएक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। इसका क्या मतलब है, सब अगर मान लो आपके पास ये रिएक्शन, तो पोटेशियम सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, और लास्ट में एजीयू, काफी बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है इनकी। तो वैसे तो बहुत सारी मेटल्स होती हैं इसमें, अभी 10th लेवल पे आपको इतनी सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो ये आपको एक बार अच्छे से आपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हो आप याद करने के वे, ठीक है। तो आपको इनका पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का। तो इतना तो था स्टूडेंट्स आपका मेटल्स की जो रिएक्शंस थी, आपकी केमिकल रिएक्शंस में आपने जो डिस्कशन कर लिया, इतनी थिंग्स थी। उसके बाद में आपको देखना है कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, आयनिक कंपाउंड क्या है, कैसे एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, वो सारी थिंग्स देखनी है। अब जैसे स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक्स बता रहे हैं आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। जैसे कि सोडियम है, आपने देखा होगा, मैंने पूछा आपसे कि बताइए साल्ट का फार्मूला बताइए, नमक। तो नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। अब बना कैसे है, कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। अब सोडियम तो एक बात करें एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल, आपस में कैसे जुड़े हैं, ये सारी थिंग्स देखनी होती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं वो वाले थिंग्स, या आप KLMN की फॉर्म में देख सकते हो। वो हमने आपको बताया भी था, आपके पास इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं आपके KLMN वाली चीजों में। अब जैसे आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये K सेल है, L सेल है, M सेल है और N सेल है आपके पास। तो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें 8 भर सकते हो, इसमें आप 32 भर सकते हो, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 2n² से। K सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है आपके पास, L के लिए n की वैल्यू 2 होती है, अगर M आ जाए तो 3 होती है, इसके लिए क्या होती है, 4 होती है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32। यहाँ n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आ गया, 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी, तो यहाँ स्टूडेंट्स 18 आ जाएगा, यहाँ 32। मतलब इन सेल्स में हम इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब जितना किसी का एटॉमिक नंबर है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहर से कोई गेन नहीं किया है, लॉस नहीं किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगी 11, 11 भरने। क्लोरीन का होता है आपका 17। तो स्टूडेंट्स आपका पास सोडियम है, उसमें आपको 11 करने हैं, तो कैसे करोगे। अब जैसे K सेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, भर दिया आपने। अगर L सेल की बात करें तो मैक्सिमम कितने आते हैं आपके पास, 8 आते हैं, तो आपने 8 भर दी। अब हमें पता है कि सोडियम में आपको 11 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो 2 यहाँ से हो गए, 8 यहाँ से, कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। अब एक आपके पास M वाले में बात करें, M सेल्स में चला गया, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इनमें बात करें तो 281 होगी। और अगर आप एपो प्रिंसिपल उस टाइप से करना चाहते हो, 1s2 भरेंगे हम, 2s2 करेंगे, फिर 2p6 में आएंगे 3s2, कैसे हुआ, 6 2 8 तो 10 और एक आ जाएगा 11। ये वाले सीखना चाहते हो तो इसकी हमारे वीडियो बना रखी है, क्लास 11th में आती है आपकी। क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक वीडियो मिलेगी आपको 5 से 6 मिनट की, तो वो वाली देख लेना, उसमें हमने पूरा रूल्स बताए हैं आपके, अब वो प्रिंसिपल पुल एक्सक्लूजन कैसे भरते हो। अभी के लिए आपका 10th में अब इससे काम चल जाएगा आपका। अब आपको पता चल गया कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, मतलब ये है उसके। अब क्लोरीन का है 17, 17 कैसे भरोगे, K सेल में कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो, L में कितने भर सकते हैं, 8, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब आती है अपने M सेल, M में आप मैक्सिमम 18 भर सकते हो, क्लोरीन मतलब 17 है, तो आपने 10 तो यहाँ से भर दिए, बच कितने गए, 7। तो इसका ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने एक सुना होगा, या हम नहीं पता तो आप देख सकते हो, एक टर्म होती है डुप्लेट, एक होती है ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी के तो वो स्टेबल होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे हाइड्रोजन, आपके पास हाइड्रोजन H की बात करें तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H2 में स्टेबल रहता है, क्योंकि एक इसके पास कितने, क्योंकि शेयर कर लेता है कोवैलेंट बना के, 2 आ जाते हैं, स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्टेट का मतलब 8 होने चाहिए उसके पास। अगर हम सोडियम की देखें 281, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1।
अब ये चाहता है, कोई भी हर एक मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, मान लो इससे तो आपके पास 11 रुपए थे, एक आपने दे दिए तो कितने रह गए आपके पास, 10 रह गए, ठीक है। और 10 रह गए तब भी आप स्टेबल हो, 11 थे तब भी आपके पास मान लो कि अनस्टेबिलिटी आ रही थी मॉलिक्यूल्स की बात करें, एक इसने अपना दे दिया तो इसके 8 बच गए लास्ट में, तो ये अब स्टेबल हो गया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के पास 7 थे, ये चाहता है कि मेरे पास एक आ जाए, मान लो आपके पास है ना 9 रुपए है या 7 रुपए, आप चाहते हो कि 8 हो जाए तो आप कोई चीज खरीद सकते हो, पेन खरीद सकते हो, कोई भी चीज। तो यहाँ पे ये क्लोरीन के पास 7 है, ये चाहता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब सोडियम तो ये चाहता था मुझसे कोई एक ले ले कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और क्लोरीन चाहता है कि मेरे को एक कोई दे दे तो मैं स्टेबल। तो 7 है इसके पास, अगर इसको एक मिल जाए तो इसके कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो जब आप NaCl कंपाउंड्स बनता है तो इसलिए आपने देखा भी होगा, मैं Na पे आप प्लस चार्ज लगाते हो, Cl पे -1 करते हो। इसका क्या मतलब है +1 का, कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन में -1 आता है कि क्लोरीन ने एक ले लिया, और दोनों में कंपाउंड्स बनते हैं और स्टेबिलिटी बन जाती है, तो आप इजीली इसकी बना सकते हो। तो NaCl बन गया। ऐसे ही आपके पास अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछ ले, जैसे MgCl2, इसका करोगे तो मैग्नीशियम की बात करें स्टूडेंट्स, इसका होता है 12 का क्या मतलब है 282। अब मैग्नीशियम क्या जाएगा मैग्नीशियम चाहेगा कि इसके कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर इसके कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके आउटमोस्ट में कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, तो स्टेबल है। अब इससे 2 क्लोरीन लगे, एक क्लोरीन को एक की जरूरत थी, दोनों क्लोरीन 2 ले ली, तो अब मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन देगी, इसलिए मैग्नीशियम पे हम चार्ज +2 लगाते हैं, इस पे -1। तो आपको समझ आया इनका मीनिंग्स क्या है। तो ये मेटल नॉन मेटल के साथ ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी के लिए, दोनों स्टेबल भी हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। और बॉन्ड्स की अगर आपको टाइप्स समझनी है तो इसकी भी एक वीडियोस है क्लास 11th वाले में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड से बना रखी है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस हमने बना रखी है ऑलरेडी, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये सिंपल कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद अगली जो वीडियोस आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने एक पूरा दे दिया आपने, इसको जरूरत नहीं थी, तो NaCl में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। सोडियम ने कंप्लीट दे दिया, सारे कंप्लीट ट्रांसफर कर दे वो इलेक्ट्रॉन, उसको आयनिक बोलते हैं। कोवलेंट में बराबर की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन में देता है एक, शेयर दोनों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले में आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इस टाइप्स के वो पढ़ना है आपको। फिर हमें कोरोजन पढ़ना, आपके पास क्या होता है, कब लगता है, क्या प्रिकॉशन स्टेप्स ले सकते हैं। और उससे पहले हमें पढ़ना है कि मेटल्स अलग अलग हैं, कि हाई रिएक्टिव वाले हैं, इंटरमीडिएट हैं, ये जो कम वाले, तो वो कोई सल्फाइड्स और बना लेते हैं, कोई कार्बोनेट और, तो उनका कैसे सेपरेशन करोगे, वो वाला टॉपिक पढ़ना है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कंप्लीट चैप्टर कर दें। उसके बाद एक वीडियो हम NCERT के सारे भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है उनकी लेके आएंगे। उसके बाद ट्राई करेंगे कि एग्जाम नोट से आपके एसरेशन रीजन और जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। और अभी आपको कोई क्यूरी रहती है तो आपको कमेंट कर देना। और कई स्टूडेंट्स कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले के लिए बोल रहे थे, तो वो भी हमने पैरेलल स्टार्ट कर रखी है, उसका पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, क्लास 10th केमिस्ट्री की वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और कोई क्यूरी रहती है तो यू कैन कमेंट। हैप्पी लर्निंग।